आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू ब्लू चिप न्यू फंड ऑफरिंग के बारे में, जो कि BOI एक्सा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। फंड है जो BOI एक्सा ब्लू चिप फंड है। तो ब्लू चिप फंड का अगर नाम आता है तो सबकी जुबान पर होता है एक्सिस ब्लू चिप फंड। होगा भी क्यों नहीं, जिसने काफी अच्छी रिटर्न्स जो डिलीवर भी की हैं और काफी ब्लू चिप कैटेगरी के फंड्स में टॉप परफॉर्मर फंड है जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है। तो इन्वेस्टर्स हैं जो एक्सिस ब्लू चिप फंड में बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, बट जो एक न्यू फंड ऑफर है वो मार्केट में जो है BOI एक्सा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लाया गया है, जो कि ब्लू चिप फंड है। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि जो न्यू फंड ऑफर ब्लू चिप फंड है जो BOI एक्सा म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है, क्या ये भी रिटर्न जनरेट अच्छी करके दे सकता है हमें एक्सिस ब्लू चिप फंड की तरह, और जानेंगे कि इस टाइम। तो ब्लू चिप कंपनीज के बारे में तो आप सब जानते होंगे। ब्लू चिप कंपनीज जनरली लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, एक सेक्टर लीडर कंपनीज होती हैं अपनी इंडस्ट्री में, अपने सेक्टर में जो सेक्टर लीडर कंपनीज होती हैं उन कंपनीज के स्टॉक्स को जो है ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बिलियंस के हिसाब में होती है, जिनका कारोबार बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर बहुत ही बड़े स्तर पर फैला होता है। एक अच्छी ऊंचाइयों को जो है कंपनी अचीव कर गई होती है, और जिसके पास एक बुरे वक्त में भी अगर मान लो कोई क्राइसिस आ जाता है, एक टाइम में क्वार्टर अर्निंग अच्छी भी नहीं रहती तो भी अच्छा सस्टेन परफॉर्म करने की जो एबिलिटी रहती है कंपनी के अंदर, वो टाइप की कंपनी होती हैं जो ब्लू चिप स्टॉक्स जो है उनको जो है कहा जाता है। जनरली ब्लू चिप जो कंपनीज होते हैं, कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, ये मीडियम मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक से कम रिस्की होते हैं, बट जो रिटर्न्स होती हैं इन फंड से उनकी भी उम्मीद है जो हम थोड़ी सी कम रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो कंपनी है काफी डेवलप्ड हुई होती है। तो अगर वैसे अच्छी, मैं ये नहीं कहता कि डेवलपमेंट की वहां से आपको रिटर्न्स नहीं मिलेगी, मिलती हैं, रिटर्न्स अच्छी मिलती हैं, बट कंपेयरिंग टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज के हिसाब से जो है थोड़ी सी जो रिटर्न्स है वो यहां से हमें कम मिलती है, क्योंकि जो कंपनी में ग्रोथ ऑलरेडी काफी हो गई होती है, बट जो रिस्क होता है वो भी बहुत कम होता है। और सेक्टर लीडर कंपनीज होती हैं, सेक्टर लीडर कंपनीज फॉर एग्जांपल अभी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के बारे में बात करें तो कौन सा प्राइवेट बैंक है जो सेक्टर लीडर है, वो है HDFC। और वहीं अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में बात करें तो वो है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और TCS इन्फोसिस जैसे जो है IT सेक्टर में ब्लू चिप स्टॉक्स जो है माने जाते हैं। तो अगर आप फाइनेंस न्यूज से रिलेटेड अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.investempires.com को गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, जहां पर हम डेली म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, फाइनेंस से रिलेटेड हर प्रकार की नॉलेज है जो अपडेट न्यूज है वो अपडेट करते रहते हैं। और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो स्कीम के जो फंड मैनेजर होंगे मिस्टर ध्रुव भाटिया जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप इसमें 5,000 रुपए से कर सकते हैं, और जो स्कीम की NFO की इशू डेट है वो 8 जून 2021 से लेके 22 जून 2021 तक है, जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। और 28 जून 2021 को स्कीम रीओपन हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जिन इन्वेस्टर्स ने ड्यूरिंग NFO पीरियड इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे 28 जून के बाद। और जो स्कीम का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स स्कीम का बेंचमार्क रहेगा। तो आपको जैसा कि पता है कि जो निफ्टी 50 में टॉप 50 लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, और जो फंड है वो भी ब्लू चिप फंड है, तो ऑटोमेटिकली जो ब्लू चिप स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट रहेगी, एसेट एलोकेशन जो है रहेगी स्कीम की। और जो स्कीम में एसेट एलोकेशन रखा जाएगा वो 80 to 100% तक का जो है लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में रखा जाएगा, और 0 to 20% तक का मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में, और 0 to 20% तक का डेट सिक्योरिटीज में, और 0 to 10% यूनिट्स इशूड बाय REDs एंड इन्वेट्स की यूनिट्स में जो है 0 से लेकर 10% तक का जो एक्सपोजर रखा जा सकता है पोर्टफोलियो में। तो अभी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है वो दिख रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर दिखाई गई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2004-2005 में निफ्टी 50 इंडेक्स जो कि लार्ज कैप कंपनीज लिस्टेड है इस इंडेक्स ने 11.9% की रिटर्न्स दी, और निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने 30.9% की, और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ने जो है 69.5% की रिटर्न्स है जो डिलीवर की ड्यूरिंग 2004 फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर 2007-2008 में निफ्टी 50 इंडेक्स ने 30.3% की रिटर्न्स, निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने 33.2% की, और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ने 29.3% की रिटर्न्स है जो डिलीवर की। और अब बात करते हैं 2008 फाइनेंशियल ईयर 2008-9
जो क्राइसिस हुआ उसके बारे में आप सबको पता होगा 2008 का। तो उस टाइम ऑल वर्ल्ड की मार्केट्स जो है गिरी थी, तो निफ्टी 50 इंडेक्स ने उस टाइम में जो नेगेटिव टर्न दी 36.3% की, और वहीं निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने 45.1% की नेगेटिव रिटर्न्स, और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने 57.8% की रिटर्न्स है जो उस टाइम नेगेटिव रिटर्न्स जो है दी थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक क्राइसिस के दौरान जो है निफ्टी 50 का इंडेक्स है जो ओनली 37% डाउन हुआ, और जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 का इंडेक्स है जो नियर अबाउट 57% है जो डाउन हो गया, यानी कि नेगेटिव रिटर्न्स है जो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2008-9 में दी। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, मैं मानता हूं कि रिटर्न्स है जो पहले निफ्टी 50 इंडेक्स ने वो भी कम दी कंपेयरिंग टू निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी 100 स्मॉल कैप इंडेक्स। बट जो एक क्राइसिस आया जब 2008 फाइनेंशियल ईयर में, तो उस टाइम जो है परफॉर्मेंस भी जो है रिटर्न्स भी जो रिस्क था वो भी निफ्टी 50 इंडेक्स में कम था, और यही कारण रहा कि जो लार्ज कैप कंपनीज लिस्टेड थी इंडेक्स में तो उसको ट्रैक करता था। तो इसीलिए जो लार्ज कैप कंपनीज मैंने आपको बताया कि उनमें एबिलिटी होती है जब क्राइसिस आता है उस टाइम में भी अच्छा परफॉर्म करने की। तो इसी कारण है जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है जो वो कम गिरा निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स की और निफ्टी 100 स्मॉल कैप इंडेक्स के बजाय। तो अगर हम बात करें कि क्यों लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस होता है उन कंपनीज का, और एक लंबा रिकॉर्ड होता है जो बहुत ही टाइम का जो लॉन्ग टाइम रिकॉर्ड होता है कंपनीज का बिजनेस कर रही होती हैं। विद दीज कंपनीज जनरली सेगमेंट लीडर्स, जो कंपनीज होती हैं सेक्टर लीडर कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, और बिलियंस में इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है और हाईली मार्केट शेयर्स होते हैं इन कंपनीज के। स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू विदस्टैंड इकोनॉमी एंड बिजनेस साइकिल डाउनटर्न्स, जो इन कंपनीज के अंदर है एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है। जब कोई बिजनेस साइकिल के बारे में मैंने एक बताया हुआ एक फंड लॉन्च हुआ था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड, तो उसमें मैंने आपको डाउन टर्न आपको बताया हुआ था कि किस प्रकार है जो बिजनेस साइकिल काम करती है, क्योंकि बिजनेस में अप डाउन चलता रहता है, डाउन टर्न भी आता है, कभी अप जाता है बिजनेस में की सेल्स, कभी डाउन जाती है। तो इन कंपनीज में जो है जो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, बिजनेस साइकिल जो होती है उसके जो डाउन टर्न्स होते हैं उनमें भी अच्छा परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है, और इन कंपनीज के स्टॉक्स में जो है हाई लिक्विडिटी होती है, कभी भी बाय सेल करने वाले आपको एक्सचेंजेस पर बाजार में मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है फंड के इन्वेस्टमेंट प्रोसेस रहेगा, जो सेक्टर को सिलेक्शन करने का, स्टॉक्स को सिलेक्शन करने का, वो रहेगा सेक्टर फंडामेंटल, सेक्टर के फंडामेंटल्स को चेक किए जाएंगे, स्टॉक्स जो है उनके फंडामेंटली एनालिसिस करके जो सिलेक्शन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू पोटेंशियल, इंप्रूविंग ग्रोस मार्जिन्स, अर्निंग ग्रोथ रेट, कैपिटल रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट अप्रूवल्स, इंसेंटिव्स, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेटरी पॉलिसीज, और मैक्रो एंड पॉलिसी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, डेमोग्राफिक्स, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स ऑफ रिलीवेंट कंट्रीज डोमेस्टिक ओरिएंटेड, मॉनेटरी एंड फिशियल पॉलिसीज, करेंसी मूवमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन, इन्फ्लेशन सिनेरियो। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, फिलोसफी है जो फंड मैनेजर्स की रहेगी इन स्कीम में कि किस प्रकार है जो स्टॉक सिलेक्शन किया जाए, सेक्टर रिलेटेड कंपनीज को किस प्रकार जो चूज किया जाए। वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ है कि वैल्यू एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। वैल्यू स्ट्रेटजी वो होती है कि जो फाइंड करे कि जो स्टॉक की असली वैल्यू को फाइंड करती है, उसकी फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करती है, जो स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसको फाइंड करती है कि इस स्टॉक के आने वाले टाइम में, फ्यूचर टाइम में कितनी वैल्यू होगी। तो वो होते हैं वैल्यू स्टॉक्स, वो होती है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, जिसको यूज करके लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है, इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में, लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में, ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन करना, वो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जैसा कि आपको भी पता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो किसी भी टाइप की जो है गारंटी नहीं रहती, एश्योरेंस नहीं रहती कि जो स्कीम। सो प्लीज बिफोर इन्वेस्टमेंट रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। वो गिवन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्रेजेंटेशन एंड स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ऑफ स्कीम। तो अगर हम बात करें कि क्या इस टाइम में इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा, कितनी रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं,
और किन टाइप के निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है। तो देखिए, अगर हम बात करें रिटर्न्स के बारे में, तो रिटर्न्स है एक्सिस ब्लू चिप फंड ने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न्स दिया है नियर अबाउट 46.79% के आसपास की रिटर्न्स है जो 1 ईयर में डिलीवर की हैं, और यही कर रहा है पिछले कुछ टाइम में। तो हर एक स्कीम, हर एक सेक्टर है, हर एक स्टॉक है जो अच्छी परफॉर्म कर रहा है। तो अभी जो है अच्छा मतलब कि फेस चल रहा था, एक ग्रोथ दिख रही थी, मार्केट ऑल टाइम हाई पर जा रही है। तो बट ऐसा नहीं होता कि आने वाले टाइम में भी फंड्स ऐसे ही रिटर्न्स देते रहे, बट ओवर ए लॉन्ग टर्म पीरियड के हिसाब से आपको पता है कि हर एक एक्सपर्ट्स कहते हैं, एनालिस्ट कहते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी। इक्विटी मार्केट से हमेशा आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी लंबे समय के लिए, बस आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो जो निवेशक कम रिस्की हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ब्लू चिप कंपनीज में, लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में, और जो चाहते हैं कि अगर कभी क्राइसिस आए, डाउनफॉल आए, तो भी उनकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी ही डाउन हो, सारी की सारी, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका पैसा जो आधे से भी कम हो जाए, ऐसा ना हो, और जो कंपनीज में सस्टेनेबिलिटी हो, एबिलिटी हो, क्राइसिस के टाइम में भी अच्छा काम करने की, उन कंपनीज के स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते हैं, कम रिस्क उठाना चाहते हैं, उन टाइप के निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है। देखिए, और भी फंड मार्केट में है, ब्लू चिप फंड है, एक्सिस ब्लू चिप फंड है, मेरे एसेट ब्लू चिप फंड है, बहुत सी कंपनीज के ब्लू चिप फंड है, आप उनको भी चूज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस फंड में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि और जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स है उनका ऑलरेडी एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछला काफी अच्छा रिकॉर्ड है, आप उनको भी देख सकते हैं। क्योंकि अभी तो BOI ब्लू चिप फंड है जो इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, हमें नहीं मालूम कि कितने डॉलर दी है। तो और जो स्कीम्स है और म्यूचुअल फंड हाउस की स्कीम्स है, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि आपको क्या क्या देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते टाइम। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनके पास जाके पूछिए कि क्या आपके लिए फंड सुइटेबल है, कितने समय के लिए सुइटेबल है, कितने रिटर्न है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो बात करूंगा यहीं पर। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।